तो हर इंस्टीट्यूट का, अब मैं आज ज़्यादा बोल रही हूँ ना, तो आज 39 बच्चे, अभी जैसे ही मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ भाग जाएंगे। सुन लो, तो हर एक इंस्टीट्यूट का होता है कि कौन से बच्चे लगते हैं भाई क्लियर कर जाएंगे। मैम हेलन मैम जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं उनके ग्रुप में मैं हूँ। अच्छा विजय, हेलन मैम को हेलो बोलना है। हेलन मैम और मैं कॉलेज ज़माने से दोस्त हैं, और मैम भी बायो के ही टीचर हैं। हमने साथ में ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी आई एम ज़्यादा कूल। नहीं, एक्चुअली शी इज़ मोर कूल। सो तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि हर हर इंस्टीट्यूट करता है, बताते नहीं है। देखो सच है कि किस बच्चों से ज़्यादा उम्मीद है नीट करने की, क्वालिफाई। तो हर बैच का रिजल्ट निकलता है, हर बैच में प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। तो जो तुम्हारा बैच था, क्योंकि मैं तुम्हारा बैच पढ़ाती हूँ तो मेरी नज़र रहती है इस बैच के डिस्कशन पे। तो तुम्हारे बैच से सबसे ज़्यादा रिजल्ट की उम्मीद निकली, क्योंकि हर सब्जेक्ट वाइज बचता है। तो फिजिक्स में भी, फिजिक्स, अच्छा पल्लवी, हाँ, हेलेन। सो तो फिजिक्स में भी जो सबसे ज़्यादा बच्चों की प्रोबेबिलिटी हमें मिल रही थी वो तुम्हारे बैच से मिली। केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे स्कोरिंग करने वाले बच्चे तुम्हारे बैच से निकले, और बायो में बहुत अच्छे स्कोर करने वाले बच्चे तुम्हारे बैच से निकले। ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई है। और मुझे ये भी पता चला है कि तुम लोगों को कोई डाउट नहीं होता भाई, जब तुम्हें फ़ोन आते हैं पूछने के लिए कि कोई टॉपिक रिपीट करा दो तो बताया करो, तो तुम्हें कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है वो पढ़ा दे। ठीक है? ऐसे मत सोचा करो तुम मेरी कंप्लेंट कर रहे हो। तुम्हें बताना होता है कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो बताया करो यार, तभी एक्स्ट्रा क्लास होगी उस चीज़ की। एक भी बच्चे ने नहीं बोला उसको कोई टॉपिक रिपीट करना है, ऐसे कैसे होगा? कहीं तो तुम्हें दिक्कत होती होगी। ए, अब ये विजय, अब मैं तेरा लास्ट मैसेज पढ़ रही हूँ, बीच में बोली हूँ मैम मुझे डायरेक्ट विजय, चुप कर जाओ तुम। एक्चुअली ना ये सेटिंग होती है हमारी बच्चों की ना, कि जैसे कि कोई डाउट है ना तो हम स्कूल में जाके पूछ लेते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि तेरे पास डाउट है तो सर से पूछ लेना, हमारा आधा टाइम चला जाएगा और वैसे पीरियड चला जाएगा। तो तुम इसलिए मुझसे बायो का डाउट्स नहीं पूछते हो, स्कूल वाले सर से पूछता कि तुम्हारा टाइम पास हो जाए। नो मैम, सर से नहीं पूछते, सर थोड़े डेंजरस हैं, बट फिजिक्स वाले सर से, केमिस्ट्री वाले एक सर से। मिनट एक मिनट, मैडम आ गई है तुम्हारी, रुकना जरा, माइक बंद करो। हेलो बच्चों, मीट हेलन। हाय। हम इतने गंदे नहीं दिखते, बस यहाँ लाइट अच्छी नहीं है। यहाँ लाइट अच्छी नहीं है। हेलन वो हेडफोन चाहिए हटा मुझे। रखे हैं। हाय, कैसे हो? गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। क्या बात है, सारे हैं यहाँ पे। हाँ, पल्लवी भी। आज आज 39 बच्चे हैं, मतलब अब ये बढ़ रहे हैं बच्चे, जब मैं अभी इनसे डिस्कशन कर रही हूँ, अभी जैसे मैं पढ़ाऊंगी भाग जाएंगे। कैसे हो सब? मैम अच्छे, आप बताओ। आप मैम हाउ आर यू? क्या मजा आ रहा है क्या पढ़ने में? यस मैम। हम यस इतनी मैम। देर से स्कूल की चुगलियां कर रहे हैं। हम एक्चुअली ना, जैसे ही हम यहाँ पर आए उसी के बाद हम नीचे मीटिंग में चले गए, क्योंकि हम लेट हो गए थे। तो हमने ना फ्लोर नहीं देखा कौन सा है, तो हम चाबी लेके ना हर फ्लोर पे घूम रहे हैं कि रूम नंबर कहाँ गया। तीसरा फ्लोर निकला नहीं। फोर्थ फ्लोर। फोर्थ फ्लोर फोर्थ है ये। फ्लोर पे है। हम फर्स्ट फ्लोर से ढूंढते हुए आ रहे हैं, मानोगे, रूम नंबर बिल्डिंग 9। है पूरी, भूल भुलैया है, भूल भुलैया। चल जाए, ऐसे पढ़ा रही हूँ, तेरी क्लास ना डिस्टर्ब कर। जैसे से ओवर हो गया ना, कुछ खाने को ला दे, बहुत भूख लगी। कॉफी भी ला दे। मना कर दिया यार। हाँ, ये देखो एक बच्चा भाग गया। अच्छा, तो तुम स्कूल में डाउट पूछ लो, तो इसलिए तुमको बायो का क्लास में कोई डाउट नहीं होता। नो मैम। नो हाँ। मैम। मैं स्पीचलेस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। आओ पढ़ ही लेते हैं। मैम मेरा जो मतलब टॉपिक अभी छूट रहे हैं ना, तो हमारे स्कूल में एक्चुअली एनएसएस कैंप है। तो मैम वो मैं तभी कवर करूंगी, क्योंकि मैं एनएसएस में न्यू हूँ, तो मैं तब कवर करूंगी उनको। हाँ, एनएस यार, एनएसएस कैंप अच्छा होता है वैसे। नहीं नहीं भाई, तू अब मीट कर है ले। ही नहीं तो। हाँ, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, पढ़े ये चैप्टर? नो मैम। यो मैम। अरे यार, तुम्हारी नो और यो एक जैसी लगती है मुझे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में किसकी बात करते हैं? लंग्स।
ऑक्सीजन। यस एग्जैक्टली। हम यहाँ पे एयर की मतलब बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेन देन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, राइट। तो हम ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे आज फोकस करेंगे। तो हम 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तीसरे दिन हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन, और फोर्थ डे हम नए चैप्टर पे शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो आने वाले चैप्टर है तुम्हारे फोटोसिंथेसिस, जिसमें जेड शेम वगैरह आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ाने का मैं पैटर्न थोड़ा सा चेंज करूंगी परसों की क्लास से। दैट वुड बी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊंगी, पहले तुम्हें दूंगी, तुम सॉल्व करना उसको जितना तुमसे होता है। उसके बाद मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगी, फिर देखते हैं तुमसे सॉल्व हो रहा है या नहीं, राइट। तो इसका पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस क्लास में हो प्रैक्टिस, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक ही तरीके से हम पढ़ते हैं तो थोड़ा चेंज भी होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसके लिए तुम्हें सेल्फ स्टडी करके आना पड़ेगा, तुमको उसको रीड करके आना पड़ेगा एटलीस्ट जितना तुमसे होता है। आई एम नॉट सेइंग कि तुम समझ के आ जाओ, क्योंकि पूरी तरीके से समझ के आना होती है तो बड़ी ज़्यादा ही मांग लिया मैंने तुमसे, है ना। बिना पढ़ाई कैसे कह सकती हूँ मैं। लेकिन जब पढ़ोगे, क्योंकि 11th का है ना, तो 11th में कुछ तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, राइट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि 11th में तुम लोगों ने कुछ पढ़ा है, तो उसके बेसिस पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग कुछ करके आओ। तो एटलीस्ट रीड करके आओ उसको एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का ऑडियो सुना किसी ने? यो मैम। यो मैम। ये जो स्कूल वाले बच्चे हैं, बेटा ऑडियो तो तुम सुन सकते हो, यो मैम। है ना, है ना। यो यो साहिल, जिसको कंफ्यूजन है तो साहिल है ग्रुप में, तुम्हारे ग्रुप में होता है साहिल, राइट। साहिल के स्टेटस में भी साहिल ही लिखा हुआ है गेस। साहिल को ही करना, और किसी साहिल को मत कर देना। रिपोर्टिंग मैनेजर का नाम भी साहिल है, उन्हें मत कर देना। तो साहिल को मैसेज कर देना, साहिल इनको भेज देना ऑडियो का लिंक, अगर इन्हें नहीं समझ आ रहा तो, राइट, कर दोगे ना? यो मैम। बिल्कुल। तो ऑडियो का लिंक लो। अगर तुम ट्रैवल करते हो, बस से जाते हो किसी से, अगर तुम्हारे पास फ़ोन का एसएस है तो तुम ऑडियो सुन सकते हो, है ना। कुछ तो दिमाग में जाएगा, खाली तो मत रखो। जनवरी तक पुश कर लो यार, जनवरी तक थोड़ा कम सो लो, थोड़ा कम खा लो, थोड़ा सा कम कंफर्ट ले लो, थोड़ा परेशान हो जाओ, लेकिन जनवरी तक। क्यों कह रही हूँ, जितना सिलेबस तुम खींच लोगे ना, तुम्हारा नीट तुम्हारे हाथ में है, समझ रहे हो। तुम्हें सब नहीं करना है, तुम्हें सिलेक्टिव करना है। तो तुम जितना खींच लोगे, तुम्हारा नीट हाथ में है, जनवरी तक बस खींचना है तुम्हें। उसके बाद ना तुम्हारा सिलेबस इतना कंट्रोल में आ जाएगा ना, कि उसके बाद इजी हो जाएगा। तो किसी तरीके से यार एडजस्ट कर लो। आई नो इट आस्किंग फॉर टू मच, लेकिन वेज ढूंढो, तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे। थोड़े थोड़े बहुत तुम खुद ढूंढोगे स्कूल में, थोड़े बहुत मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, राइट। मैम ये तो ठीक है कि हम जनवरी तक नीट पे फोकस करें, पर टीचर तीसरे दिन को ही टेस्ट दे देते हैं जो अभी पढ़ा रहे हैं स्कूल से। मैम एक बेटा चैप्टर टेस्ट दे देते हैं। तो बेटा वो यस तो मैम। एनसीईआरटी लेवल का तो पढ़ेगी ना नीट के लिए ही। तो मैंने नहीं कब मैम, बोला? हाँ कोई मैम एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाते हैं, हमें दूसरी मॉडर्न वगैरह से पढ़ाते हैं। तो यस बेटा मैम। तो बेटा स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी तक? नो। नो मैम। नो मैम। नो मैम। हाँ शुक्र है, बोल दिया इसने। अब हुई? यस मैम। यो मैम। थैंक यू नंदिनी। Yes, देखो ये क्लास है जिसमें सारे रिस्पॉन्सिव होते हैं, नंदिनी भी, तरुण भी, सब बात कर रहे हैं, है ना। तो बेटा अगर ऐसा है, वो उससे पढ़ाते हैं तो उसी से तो नीट का भी, उसमें भी नीट लेवल का ही पढ़ाया होता है, कंटेंट नहीं होता। एक्चुअली ना होता है, पर पता नहीं होता है कि कौन सा आएगा, क्योंकि बताते नहीं कभी कि बच्चों ये जो है वो नीट में आएगा, इसको थोड़ा ज्यादा फोकस करना तो इस पे। इसके लिए तो मैं हूँ ना, ठीक है, इसके लिए मैं हूँ ना। तो तुम्हारे पास जो भी चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल कौन सा चैप्टर चल रहा है, एक चैप्टर बता। मैम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस चल रहा है हमारे स्कूल में तो। चलो इसका चल रहा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला ही चल रहा है मैम। सबके स्कूल कोऑर्डिनेशन में चल रहा है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चल रहा है, ठीक है। तो एक काम कर ले, अच्छा चल, तुझे ये जानना है ना कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चल एक काम कर ले, मॉडर्न का फोटो क्लिक करके मुझे भेज सकती है सिर्फ इस चैप्टर की। यस मैम। मुझे फोटो यस क्लिक तो करके भेज दिनेश से दे। पढ़ाते हैं। हैं? तू यार दिनेश की हमें तो भेज दे। दिनेश की बुक से पढ़ाते हैं। अच्छा हम दिनेश। हमारी सर पुरानी बुक से पढ़ाते हैं, बट मॉडर्न का भी इंक्लूड करते हैं बीच बीच में। तो जो हमारे उनसे दिनेश का होती है। 3-4 बुक जितनी भी है तुम्हारे पास, तुम हर किसी के पास एक टीचर मेंटर है ना, तो तुम अपनी बुक की यस मैम। फोटो खींच के भेज सकते हो। अपनी फोटो की यस उस मैम। पर्टिकुलर चैप्टर की बुक खींच के भेज दो, उस पर्टिकुलर चैप्टर की। ज़्यादा मत भेजना, क्योंकि फिर ऊपर नीचे होता है। और पूछ लो कि इसमें मैं किस चीज़ पे फोकस करूँ। तो तुम्हें किस पे फोकस करना है वो हम बताएंगे, गाइडेंस के लिए तो हमें ही है। मेंटर क्यों है, किसी भी ग्रुप में मेंटर क्यों है? अपने मेंटर से बात करो, वो इसीलिए है। उनसे बोल दो कि तुम्हें इसका चाहिए, तो घूम फिर के बायोलॉजी के टीचर्स के पास ही आएगा। हम लोग तुमको बता देंगे कौन से पेज में कितना पढ़ना है, फिर तो कर सकते हो ना। तो तुम स्कूल के साथ साथ नीट का अपने आप भी प्रिपेयर हो गया ना, हुआ ना। ह्यूमन हेल्थ एंड यस डिजीज मैम। आएगा नीट में भी, यस
है ना, तुम्हारे स्कूल में भी आएगा, बोर्ड्स में भी आएगा, तो देखो तुम स्कूल के साथ साथ ये तो प्रिपेयर कर ही गई, हुआ ना। जहां तक रहा PYQ लगाएगी तो और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा, राइट। तो प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन तो हमें निकालनी है ना। तो जिसको ये कंफ्यूजन है कि एक्स्ट्रा कितना पढ़ना है, वो क्या करेंगे, वो हमें PDF भेज देंगे अपना बना के। PDF नहीं भेजना, तुम सिंपल फोटो भेज दो, PDF हम बना देंगे, आता है हमें, ठीक है। तुम हमें भेज दो, हम तुम्हें बता देते क्या पढ़ना है। लेकिन अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, और अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, तभी हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो जब तुम्हें वो कॉल आती है ना, और वो तुमसे पूछते हैं, जब मैं भी कॉल्स करती हूँ, जब हम तुमसे पूछते हैं कि तुमको इस सब्जेक्ट में क्या डाउट है, तो वो ये नहीं पूछ रहे होते कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमें पता है पढ़ाने वाले किसी बच्चे को समझ आएगा, किसी को नहीं आएगा, सबके साथ है। वो तुमसे ये जानना चाहते हैं कि कौन सा टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम है, ताकि हम कोई सोल्यूशन निकाले उस टॉपिक को तुम्हें पढ़ाने का। नहीं तो हम तुम्हें बता दें कि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको जाने दो, ठीक है। तो वो हम इसलिए चाहते हैं कि जब तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, हम तुम्हारे लिए कोई डिज़ाइन कर पाते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए ऑनेस्टली अपनी उन कॉल्स पे बताया करो तुमको क्या प्रॉब्लम्स है, तभी सॉल्यूशन आएगा। अब मेरे को एक भी बच्चे ने नहीं बात बोली कि ऐसा प्रॉब्लम है स्कूल में, कि स्कूल का हमें समझ नहीं आता, कि वो पढ़ाते हाई लेवल पे पर नीट का कहाँ तक पढ़ना है। तो ये प्रॉब्लम का बहुत ईजी सॉल्यूशन था। अच्छा तुम पहले बता दो तो 1 महीने पहले हो जाता ना। तो ये बताना होता है, जब तक मदद मांगोगे नहीं मिलेगी नहीं, समझ आई बात। यस मैम। और मैम राइट। ये भी है कि जैसे अभी जैसे टेस्ट भी हो रहे हैं तो साथ में फिर ये ठीक है कि हाँ हम नीट का भी कर रहे हैं और बोर्ड का भी, पर जो खुद की सेल्फ स्टडी है, जैसे बायो का स्टार्टिंग से, फिजिक्स का स्टार्टिंग और केमिस्ट्री का भी स्टार्टिंग से, पर तो उसमें थोड़ा टाइम बचता ही नहीं है, मतलब बहुत कम टाइम रहता है उसके लिए, सेल्फ स्टडी के जब लिए। हाँ मैम बेटा आप देख, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दो मैम, कैसे करें मैम स्कूल वाले देख बच्चे। मुझे एक बात बता। यस मैम। अभी अभी तुम नवंबर में हो। अगर अब मैं नवंबर में बैठ के सोचूं कि मुझे बायो स्टार्ट करनी है, मैं बायो का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगी, और मैं 11th का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगी, मैं 12th का भी ना फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगी, ये तो हो नहीं पाएगा। ये सच्चाई है, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसके लिए तुमको पढ़ना स्टार्ट करना था जैसे ही तुम्हारी 12th स्टार्ट हुई थी, तब होता। अब तो नहीं हो सकता। अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम्हें नवंबर है ना, तो तुमको पढ़ना ऐसे है कि तुम क्वालिफाई करो। तुम्हारा एम क्वालिफाई करने का है पहले तो टॉप अपने आप हो जाएगा। तुम्हें क्वालिफाई करने जितना पहुंचना है सबसे पहले तो, ठीक है। जो मेहनत करेगा उसके अच्छे नंबर अपने आप आ ही जाएंगे, पर अपने फोकस क्लियर रखना कि गोल ही है। तो क्वालिफाई करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्टिव स्टडी करनी है। तो जितने भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, स्पेसिफिकली इवन ड्रॉपर्स भी, तुम सिलेक्टिव स्टडी करो। सिलेक्टिव स्टडी का मतलब वो चैप्टर जो ज़्यादा स्कोरिंग है वो चैप्टर पहले करो, दूसरे वाले बाद में। तो तुम ये कर सकते हो कि सिलेक्टिव स्टडी में जो भी तुम्हारे स्कूल में चल रहा है उसी को कंबाइन कर लो। स्कूल वाला ही तुम, मतलब स्कूल वाला ही तुम नीट के लिए साथ साथ में प्रिपेयर कर लो, ठीक है। और जो तुम्हारा क्लास में, अब जो क्लास में चल रहा है वो ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट चल रहा है। तो जो क्लास में जो डिफरेंट चल रहा है उसके लिए, बायो के लिए तुम क्या कर सकते हो भाई, बायो के लिए तुम लोग क्वेश्चन लगा सकते हो। मैंने तुम्हें क्लास में बता दिया, उसके बाद क्वेश्चन लगा लो। जो एक का टॉपिक नहीं आएगा, फिर एक का टॉपिक पढ़ना होगा ना यार, 15-20 आधा घंटे में पढ़ लोगे, पूरा चैप्टर थोड़ी पढ़ना पड़ा। इतना कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स में और केमिस्ट्री वाले सर से बात करके क्योंकि चैप्टर निकाल लो कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी उसी को प्रैक्टिस करो। मतलब सिलेक्टिव कर लो अपनी चीज़ों को। जब भी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है तो उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। कौन है ये, विजय? तुम्हें ये नहीं पता नीट का टेस्ट कब कैसे होता है? हाँ, मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तो अगर तुम्हारा जो फोकस है स्कूल वालों का वो है सिलेक्टिव स्टडी में, ठीक है। तो सिलेक्टिव स्टडी हमें करनी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्कूल के साथ नीट वाला कंबाइन कर ले। अभी देखो तुमने अभी बताया ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, हम स्कूल के साथ ही खत्म कर लेंगे इसको। तुम पहले बता दो कौन सा बुक कौन सी बुक आ रही है। तो यही करना, जो चैप्टर तुम्हारा चल रहा है स्कूल वाला उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लो। जैसे स्कूल में तुम्हें एक चैप्टर करने में कितना टाइम लगता है, फॉर एग्जाम्पल 1 वीक लगता है। तो तुम उसको क्या करोगे, मैं तो तुम्हें बता दूंगी बुक, मतलब तुम्हारे सारे मेंटर हैं, मैं भी बता दूंगी तुम्हें कितनी जल्दी करना है। तो यही चैप्टर तुमने कितने दिन में कर लिया, 2 डेज में कर लिया, लेट्स से 3 डेज में कर लिया। 3 डेज में कर लिए, बच गए ना बाकी के दिन। तो नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा स्कूल में होने वाला है, अपनी टीचर से इतना तो पूछ ही सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर तुम कर लेना, तो स्कूल वाले टीचर भी खुश, आने वाले टेस्ट के लिए तुम प्रिपेयर हो। और क्या ज़रूरत है तुमको यार क्लास टेस्ट में टॉप करने की, थोड़ा ढीला छोड़ो उसे, राइट। कहीं पे मैम भी थोड़ी टीचर ढील दे। फोन कर देते हैं घर को कि आपका बच्चा ढीला चल रहा है। बेटा फिर घर वालों से बात करने की ज़रूरत है ना, कि थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा अभी के लिए, राइट। लेकिन तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, देखो प्रायोरिटाइज करना पड़ता है ना। या तो तुम
बिल्कुल नोनू बच्चों की तरह अच्छे से स्कूल का करो सिर्फ, उसके बाद ड्रॉप ले रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट। तुमने सोचा है कि तुम नीट कर रहे हो और तुम नीट कर सकते हो, तो फिर उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा विद द फैक्ट दैट कि तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे नंबर ही आएंगे, क्योंकि तब तक तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा, तो आने ही पड़ेंगे अच्छे नंबर। लेकिन एक दो मंथ थोड़ा डगमगाएगा, तो एक दो मंथ स्कूल की गाली खा लो, टीचर की गाली खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे, आने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि तब तक तो पूरा सिलेबस हो जाएगा और टेस्ट चेक भी हो जाएंगे, बहुत सारे टेस्ट हो जाएंगे, राइट। और अपने आप यार तुम मुझे बताओ, तुम पूरा नीट प्रिपेयर करोगे, पूरी 12th प्रिपेयर करोगे, तुम्हारे 80% से ऊपर नहीं आएंगे? ये कैसे पॉसिबल है? ये तो इम्पॉसिबल है, अपने आप आएंगी, राइट। लेकिन तुमको अपना फोकस तो करना पड़ेगा ना, तो थोड़ी डेयरिंग तो करनी पड़ेगी। तो थोड़ी डेयरिंग का यही है कि तुम स्कूल के साथ अपना सिलेबस कंबाइन कर लिया, एक तो ये सुख हो गया कि तीन तीन चीज़ें नहीं अलग अलग पढ़ रही। पर स्कूल में जो सिलेबस 10 दिन में कवर हो रहा है, वो तुमने खुद से एक हफ्ते में कवर कर लिया है, ये तुमने एक्स्ट्रा एफर्ट की है, समझ आई। और अगर तुम बोल रहे हो कि क्लास में तो बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है, तो क्या करें, तो क्लास में ध्यान से सुन लो, क्लास में ध्यान से ढूंढ लो, सुन लो, और बायो में कुछ मत करना, सिर्फ क्वेश्चन लगा लेना पी वाई जितने निकलते हैं। अरे तुम्हें कुछ तो याद रहेगा, कुछ तो याद रहेगा ना, तो तुम्हें क्या पता उस कुछ से क्वेश्चन आ जाए, राइट। हमें पूरा सिलेबस थोड़ी करना है, हमें मेन टॉपिक्स करने हैं, समझ आई बात। यस मैम। ट्राई करके देखो, एंड जो बच्चे नवंबर में कोई एक चीज़ ख़त्म करो, 11th-12th में कुछ पोर्शन ख़त्म करो, काफ़ी हद तक ख़त्म करो, ओके। ड्रॉपर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, नवंबर में तुम्हारा एक पूरा सब्जेक्ट ख़त्म होना चाहिए, 11th या 12th, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी यार, ख़त्म करो इसको। दिसंबर तक तो तुम्हारा प्रो हो जाना चाहिए, समझ रहे हो। तो नवंबर में तुमको बायो का कोई एक सेगमेंट ख़त्म करना है, और 12th में तुमको एक सेगमेंट, मतलब दिसंबर में तुमको एक सेगमेंट ख़त्म करना है, तो नवंबर दिसंबर बायो डन। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल 4 महीने सिर्फ रिवीजन बायो की, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ओके। अभी तो तुम कर रहे हो, लेकिन फिर जनवरी में बहुत ज़्यादा फोकस उस पर होगा, और बायो इतनी बार रिवाइज हो जाएगी कि रट जाए, दिमाग में घुस जाए। तो दिसंबर तक टाइम है तुम्हारे पास, तो मुझे जो ड्रॉपर्स है ना, वो ये सब मत सोचो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तुम्हारा स्केड्यूल स्कूल वालों से ज़्यादा टाइट है, स्कूल वालों के पास डबल टीचर्स है, तुम्हारे पास नहीं, राइट। विजय, पहले तो तुम ये पता करके आओ कि नीट का पेपर कब होता है। अभी तुम बोल रहे थे ना सर के पास जाता हो पूरा ड्रॉपर बैच लगाने, तुमने इतना नहीं पूछा, पता करके आओ, तू ही पता करके आ, ओके। अब देखो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क होता है, पता है किसी को? Ma'am, breathing is exchange of O2 from the atmosphere with the CO2 produced in the cells. But on the other hand, respiration is oxidation of organic compounds, which release out energy. ओके, या लिटिल बिट, क्योंकि तुमने सिर्फ ऑक्सीजन बोला ना, तो इसको इनटेक एंड रिमूवल ऑफ गैसेस विद एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगर तुम बहुत डीप में अगर बोलो तो वैसे वो भी डेफिनेशन गलत नहीं है कि ऑक्सीजन बाहर से ले ली हमने बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी, वो ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग इज जस्ट एन इनटेक एंड रिमूवल ऑफ गैसेस विद एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में गैसेस का एक्सचेंज हुआ है जो हमारी बॉडी से, दैट इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड क्या होता है? रेस्पिरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए कॉम्प्लेक्स स्टेप, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? मल्टीपल स्टेप का प्रोसेस है ये। पहला स्टेप कौन सा होता है? ब्रीदिंग इज इट्स फर्स्ट स्टेप। तो रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप ही एक्चुअली ब्रीदिंग होता है, ठीक है। एंड रेस्पिरेशन, साहिल ने बिल्कुल ठीक बोला है, रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो भी बेसिकली जो खाने के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको तोड़ देना है और उनसे एनर्जी निकालनी है, और उस प्रोसेस के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। तुम्हारी बॉडी को ऑक्सीजन क्यों चाहिए, सोचने की बात है ना। ब्रेन को क्या करना है ऑक्सीजन का, उसको एनर्जी जनरेट करनी है। जस्ट गिव मी सेकंड, मैम कैन यू प्लीज सेंड मी एंड स्कोरिंग चैप्टर फ्रॉम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ अंचल बिल्कुल, मैंने तुमको पहले लेक्चर में यार नहीं दिले, पीडीएफ नहीं दिया था, मैंने डिस्कस किया था क्लास में, नहीं किया था क्या? कोई बात नहीं आंचल, मैं तुमको भेज दूंगी, पीडीएफ है मैम मेरे मुझे पास। भी सेंड कर देना। मैम मुझे भी। हाँ हाँ गरीबों 2 मिनट रुक जाओ मैं ग्रुप में भेज दूंगी, लेकिन आज नहीं भेजूंगी,
आज मैं बहुत थक गई हूँ। और देखो मेरी रूम वाली मुझे कुछ खिला पिला भी नहीं रही है, वो मुझसे मजदूरी करा रहे हैं। तो परसों भेजूंगी, ठीक है? कल भी मत मांगना मुझसे, परसों भेज यस दूंगी। मैम। है? और मैं भूल जाऊंगी तो मुझे कौन याद दिलाएगा? अरे मैं ग्रुप में भेज दूंगी पल्लवी, सब ले लेना, भेदभाव थोड़ी है। ग्रुप में मुझे कौन याद दिलाएगा पर्सनली? ग्रुप में नहीं हुए। मैं मैं कौन सी बकरी है ये? सामने। अच्छा जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी अभी कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगी, चलो थोड़ी देर के लिए ऐसे पढ़ाती हूँ। ओके आंचल मैम, एक और बात थी टाइम टेबल से रिलेटेड। अगर आपके टाइम का क्लास हो जाएगा आंचल तो मुझे क्लास के बाद कर देना, कोई बात नहीं। टाइम टेबल तो मैं ऐसी बेड पे से लेटे लेटे राजकुमारी की पोज में भी बता दूंगी तुम्हें, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? यस मैम। ठीक है चलो, तो यार ऐसी बातें कर दिया करो, क्लास में मुझे पूछना पड़ता है, खुद बोल दिया करो। शर्माते हो? शर्माते हो पूछ रही हूँ। नो मैम। शर्माने वाले बच्चे तो हो भी नहीं। चलो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन हो गया, चलो आगे बताऊं? ठीक है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का फर्क है। देखो एनसीईआरटी तुम्हारे साथ क्या बदतमीजी करती है, ध्यान से सुनना ये बात। देखो यहाँ पर ये क्या बोल रही है, क्योंकि नीट में अगर आया तो तुमको यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ही रेफरेंस है ना। मैम मुझे रेस्पिरेटरी ऑर्गन विद एक्सक्रीटरी ऑर्गन का फोटो भेज दोगे? अरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन अबे एनसीईआरटी में है तो विजय, क्या बोल रहे हो? क्लास के बाद बताना मुझे क्या बोल रहे हो। सो देखो कहाँ है ब्रीदिंग, कहाँ से स्टार्ट है? मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यो मैम। कार्बन डाइऑक्साइड which is harmful is also released during above catabolic reaction. O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cell have to be released out. This process, ठीक है, तो हम यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्टरी सी है थोड़ी, ठीक है? सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is known as breathing. ये डेफिनेशन हमने करी थी ब्रीदिंग की, ये यहाँ पे लिखी है, बहुत बढ़िया। कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, तो ये कह रहे हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही वर्ड है, कि ब्रीदिंग को हम जनरल भाषा में रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। बट अगर एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट आई, तो तुम क्या लिख के आओगे? इज इट ट्रू और फॉल्स? तुम लिखोगे ट्रू, ठीक है, इसको तुम्हें ट्रू लिखना पड़ेगा। उसके बाद एनसीईआरटी खुद ही इसको गलत कर देती है कि रेस्पिरेटरी के स्टेप्स बताएगी तुम्हें, कि रेस्पिरेशन जो होती है उसके फॉलोइंग स्टेप्स तुम्हें नीचे डिस्क्राइब करेगी। तो आगे चल के इसी चैप्टर में एनसीईआरटी खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, लेकिन अगर एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट आएगी तो तुमको लिख के आना है ट्रू। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, अब ये वाला पेज नंबर कौन सा है अनीश? मैम 268। 268 राइट, 268 पेज खोल लिया सबने एनसीईआरटी का? यो मैम। यो मैम। ओके विजय, मुझसे क्लास के बाद पूछना है, किसी का फिजिक्स की क्लास होगी ना, फिर कैसे पूछोगे? ओके अब देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दिख रहे हो तुमको, तो देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का ये जो पार्ट है, इसको एक बार मैं एनिमल किंगडम में एक बार ही बताऊंगी, एक बार इसको रीड करना, ठीक है? और इसका मिनी सा नोट बना देना, जो भी एग्जाम्पल है उसके नीचे वो रिस्पायर कैसे करते हैं,
ठीक है, कैसे वो रिस्पायर करते हैं, तो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये नोट तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ठीक है, इतना सा बता देती हूँ कि जैसे फिश है तो फिश रिस्पायर करती है किसके थ्रू, गिल्स, तो गिल्स मैं लिख दूंगी। ठीक है, उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और एग्जाम्पल में ऊपर लिख दूंगी फिश। इसी तरीके से एक छोटा सा चार्ट एनसीईआरटी के कॉर्नर पर बना लेना, बात खत्म। ओके, चलूँ आगे। यो मैम। दूसरा चैप्टर है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं। ठीक है, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्वेश्चन बन सकता है, वो तुमसे पैसेज पूछ सकते हैं, पैसेज पे क्वेश्चन आता भी है। वो ये पूछते हैं कि मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल, मैंने कहा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये एटमॉस्फेयर में है, और ये एटमॉस्फेयर से लंग के अंदर जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर ये सीधा गया लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर ये जो जा रहा है इसका पैसेज क्या है, पैसेज पे क्वेश्चन बनता है। जैसे तुमको याद है जो स्पर्म पढ़ा था हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो हम उसमें पैसेज पढ़ते थे ना, कि स्पर्म बनता है टेस्टिस में है, फिर उसके बाद कैसे कैसे वो एपिडेडिमस में पहुंचा, फिर कैसे वो इजैकुलेटेड डक्ट में पहुंचा, याद है? Yeah, ma'am. तो बस वैसे ही यहाँ पे पैसेज है, और पैसेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर पैसेज के लिए हम सबसे पहले बताओ, हवा जो होती है एटमॉस्फेयर, तो तुम्हारी बॉडी में कैसे जाती है, कहाँ से? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। External nostrils. नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स किसको कहते हैं, ये नाक में जो दो छेद होते हैं, इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल को एक्सटर्नल नेयर भी कहते हैं, राइट। अब देखो ये जो नाक में छेद है, अगर एग्जैक्टली पीछे चले जाओ तो ये तुम्हारे नाक के नीचे क्या होता है, माउथ, करेक्ट? Yeah, ma'am. यस मैम। तो बहुत ही डरावना माउथ बन गया, रुक जाओ, ये रे माउथ। ठीक है, ये माउथ, माउथ की जो कैविटी होती है उसको क्या कहते हैं, Nasal chamber. माउथ की कैविटी को नेजल चैम्बर कहते हैं। तुझे क्या बुलाते हैं, कबूतर? Buccal cavity. हाँ, बक्कल। है ना, बक बक कर रहा था अभी, अब बक्कल कैविटी होगी। ये यार ऐसे आज जवाब मत दो, मेरे पीछे बैठी टीचर हंस रही है, बताओ, ऐसे मेरी रेपुटेशन खराब होती है, वैसे खराब है मेरी थोड़ी। वो सोचेगी हल्के में लिए बच्चे। बेटे बकल कैविटी और नेजल कैविटी पीछे जाके एक पॉइंट पे खुलती है एक साथ, Yeah, ma'am. बिल्कुल खुलती है। तभी तो लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे यहाँ नाक से सिगरेट डाली, मुंह से निकाल लिया, कुछ ऐसे उल्टी सीधी से काम कर लेते हैं, वो एक्चुअली पीछे से कनेक्टेड है, वो उसे कंट्रोल कर लेते हैं, उनका टैलेंट है वो। ठीक है, अभी घर पे करने मत लग जाना यार प्लीज, करो तो यार प्लीज ये मत बोलना मैंने पढ़ाया था। तो ये जो नेजल कैविटी है, अगर इसमें बिल्कुल पीछे की तरफ जाओगे तुम, इस पॉइंट पे जहाँ पे स्किन को टच कर रही है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरनल नेरिस। महत्म जैसी शांति क्यों कर लेते हो? बोल तो नहीं पता। मैम फर्स्ट वाली स्लाइड बताओगे? हाँ हाँ, ये वाली, ये मैम इससे प्रीवियस। ये यस मैम। ब्रीदिंग और एक्सचेंज और रेस्पिरेशन में फर्क। डन मैम। अच्छा, इसको बस कॉपी करना था। ठीक है, तो एक्सटर्नल नेरीज होते हैं, जो बाहर छेद है जो तुम देख सकते हो, दैट इज एक्सटर्नल नेरीज। इंटरनल नेरीज है जो बिल्कुल अंदर, अगर तुम्हारी नाक को काट दिया जाए और अंदर की तरफ देखूं तो पीछे जहाँ वो कंबाइन कर रही है, दैट पॉइंट इज इंटरनल नेरीज, राइट। तो ये नेरीज जो होती है नेसोफेरेंक्स, अब यहाँ से नाक के अंदर क्या होते हैं, एयर को ह्यूमिड करने के लिए बेटा नेजल चैम्बर का क्या काम होता है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ग्रीन कलर का, इसको हम कहते हैं नेजल चैम्बर। और अब तुम मुझे गुस्सा दिलाना स्टार्ट कर गए हो। क्या होता है काम नेजल चैम्बर का, सिर्फ खाना सूंघने का काम तो होता नहीं है, और मैम क्या? एयर की फिल्ट्रेशन। हाँ यस, एयर फिल्ट्रेशन, राइट। तो मैं कह सकती हूँ ना प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, और मॉइस्चर में मॉइस्चर प्रोवाइड करना। मॉइस्चर प्रोवाइड करना, यस। ह्यूमिफिकेशन, और टेम्परेचर मेंटेन करना बॉडी के साथ। टेम्परेचर रेगुलेशन। क्या बात है, क्या बात है, लड़का इंटेलिजेंट है हमारा। बीच बीच में सो जाता है ये, एक हफ्ते में ना 1-2 बार सोता है ये बस। ठीक है, तो नेजल चेम्बर के ये 3 काम है, तो ऐसे मत सोच लेना कि सिर्फ हवा जाती है उससे। हवा उसमें एक पर्टिकुलर मॉइस्चर में आती है, हवा उसके अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में आती है। अगर बहुत ठंडी है हवा बाहर और तुम्हारी बॉडी अंदर से गर्म है, तुम सारी ठंडी हवा अंदर लोगे तो अंदर से जम जाओगे, ऐसा मत करो ना। तो बॉडी पहले से ही फिक्स करती है खुद को, वहाँ पे हेयर होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम भी करते हैं, पैथोजन को वहीं पे होल्ड कर लेते हैं, राइट।
तो ये होती है नेजल चेम्बर का काम, राइट, गॉट इट। चलें आगे। अब अच्छा, अब नेजल चेम्बर कहाँ जाके खुलेगा? Larynx. पहले फेरिंग्स आता है फिर लेरिंग्स आता है, कि पहले लेरिंग्स आता है फिर फेरिंग्स आता है, या मैंने दोनों गलत बोला? First pharynx पहले आएगा फिर larynx आएगा. ऐसे बता। ऐसे बता। मैम क्योंकि यहाँ पर दोनों पाइप्स ओपन हो रही है उसके बाद larynx आएगा तभी साउंड प्रोडक्शन होगी. अगर बाद में हवा आएगी तो साउंड ही नहीं बनेगी. एग्जैक्टली, पहले फेरिंग्स आते हैं, तो फेरिंग्स एक और नाम से जाना जाता है, पता है क्या कहते हैं उसको? फेरिंग्स को ऑल्सो नोन एज कॉमन पैसेज। किसका कॉमन पैसेज है ये देख के बताना। Food and air. यस, ये पूरा ही रीजन फेरिंग्स है, तो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो ये हुआ नीट का क्वेश्चन, यहाँ से समझ आई? ये छोटी सी बात थी ना, देख के पता चल रही है, लेकिन क्वेश्चन जब आता है तो ध्यान में नहीं आता। ठीक है, तो ये है हमारा कॉमन पैसेज, लिख लो इसे, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। राइट, चलो नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ। अब इसके नीचे ये व्हाइट कलर से जो मैंने बताया है, ये है हमारा, अब आएगा हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स मीन्स ला ला ला, और ला ला मीन्स जहाँ से तुम गाना गा सकते हो, यानी कि वॉइस बॉक्स। तो अब हम जा रहे हैं लैरिंग्स की तरफ, जहाँ पे हमारा पड़ा है वॉइस बॉक्स। और वॉइस बॉक्स कैसा होता है? पानी की बॉटल की तरह, उस पर ढक्कन लगा हुआ है, राइट। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो कैप होता है इसको क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर। ऊपर, हाँ। तो ये जो वॉइस बॉक्स होता है ये होता है हमारा ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर पड़ा है तो ऊपर पड़ी हुई चीज को बोलेंगे हम एपी। एपी और ग्लॉटिस उसी के नाम आ गया, तो ये हमारा एपीग्लॉटिस। ये हमारा साउंड बॉक्स, और इससे ज्यादा इसकी डिटेल में हमने यहाँ से नहीं जाना था, राइट। चले, अब जो यहाँ से पाइप निकली, देखो आगे की तरफ जो होता है, जो नेक पे तुम हाथ लगा के टच कर सकते हो, जैसे यहाँ पर, ये ना लड़कों का थोड़ा बाहर होगा, और तो ये जो बाहर की तरफ है ये वाला रीजन है तुम्हारा विंड पाइप। पीछे की तरफ है जो तुम्हारा, ये तुम्हारी बैकबोन है। तो बीच में क्या होता है? ये विंड पाइप, ये बैकबोन, बीच में कौन सी पाइप है? फूड पाइप। फूड पाइप, क्या कहते हैं उसको? इसोफेगस, वेरी गुड, राइट। थोड़ा सा ऐसे पढ़ ले फिर, जल्दी से पढ़ लेंगे कि एनसीईआरटी थोड़ी तो जरूरी है। देखो, अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग, तुम्हारी अपर लिप के ऊपर खुलते हैं। कोई है जिसके लोअर लिप के ऊपर खुल रहे हो नोस्ट्रिल? नहीं, पक्का? ठीक है, हो सकता है यार, हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इट लीड्स टू नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर हमने पढ़ लिया, ठीक है, और उसके फंक्शन भी पढ़ लिए। तो जिसने फंक्शन लिखे है वो चाहे तो यहीं पे साइड में उसके 3 फंक्शन लिख दो, बात खत्म। उसके बाद द नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स। तो नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स, ये एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि फेरिंग्स कॉमन पैसेज है। देखो यहाँ लिखा भी है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको स्टार बना लेंगे, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है। फिर फेरिंग ओपन थ्रू लेरिंग्स रीजन, फेरम ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। ये कह रहे हैं लैरिंग से होते हुए ना ये ट्रैकिया पे जाते हैं। ये ट्रैकिया क्या चीज होती है? विंड पाइप। विंड पाइप होती है ट्रैकिया, वेरी गुड। तो ट्रैकिया होती है हमारी विंड पाइप, तो बना दो विंड पाइप। तो कुछ इस तरीके से होती है। विंड पाइप करती क्या है? इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं हो सकता। रिलेशन में मदद करती है। हाँ, गैसेस एक्सचेंज में हमारी मदद करती है। गैसेस इसके थ्रू एनवायरनमेंट के साथ आने जाने का काम करती है, राइट। तो सिर्फ ये मत बोलो ऑक्सीजन को मूव करने में मदद करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी नहीं रोकती है ये, ठीक है। तो अगर ये विंड पाइप है, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं कॉमनली, कभी वो स्ट्रॉ से कुछ पिया है? कोका कोला? ये मैम, तो देखो, स्ट्रॉ से कुछ खींचो, जब उसमें थोड़ा सा लिक्विड कम हो जाता है तो ऐसे देखा स्ट्रॉ पिचक जाती है, कोलैप्स हो जाती है ना। तो विंड पाइप में भी देखो, अगर एयर का प्रेशर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो विंड पाइप कोलैप्स हो सकती है। ये भी स्ट्रॉ की तरह ही रिएक्ट करेगी, स्ट्रॉ जैसी ही तो है, दोनों तरफ से खुली हुई। तो अगर ये पिचकेगी तो फिर क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ढंग से। उसी टाइम डेथ हो जाएगी। ट्रैकिया जैसे ही कोलैप्स हुआ ना, डेथ उसी टाइम हो जाएगी, ठीक है। बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं ना, वो जैकी चैन की मूवी में नहीं देखता, वो गले पे मारता है, वो ट्रैकिया ही तोड़ रहा होता है ठीक है। तो ये कोलैप्स ना करे इसलिए इसके बाहर छल्ले लगे हुए हैं, रिंग्स लगे हुए हैं। किससे बने हुए हैं ये रिंग्स?
कार्टिलेजिनस रिंग्स। कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। तो ट्रैकिया के बाहर लगे हैं कार्टिलेजिनस रिंग, जो उसको किससे बचाते हैं? क्लैस्प होने कोलैप्स से। होने से। हम्म ठीक है। बहुत फेवरेट और पुराना सा क्वेश्चन है ये नीट का। तो ये है तुम्हारा 4 मार्क का क्वेश्चन। बेटा ये जो रिंग है, मैंने छल्ला बोला ना, छल्ला मीन्स रिंग, तो ये ऐसे पूरा सर्कुलर होता है, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे? टाइप मैम। इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीटली सर्कुलर है, मतलब पीछे से नहीं है ये। पीछे क्यों नहीं है ये कार्टिलेजिनस रिंग? पीछे फूड पाइप है। क्योंकि पीछे फूड पाइप जा रही है। तो ये देखो, ये जे रही है, देखो अब यहाँ से दिखाती हूँ, ये थी विंड पाइप, इसको कवर कर रहा है। बेटा पीछे से जा रही है फूड पाइप, इसोफेगस। तो अगर पीछे भी बीच में छल्ला आएगा, ऐसे सोचो, तो चांसेस है कि जो फूड पाइप है ना, उसके साथ उस वो मतलब टच होए और फूड पाइप को थोड़ा सा ऐसे ब्रूज कर ले, होता नहीं छिल जाते हैं जब चोट लगती है, तो वैसे ही फूड पाइप को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ऑलरेडी ऐसे ही क्रिएटेड है कि ये जो छल्ले है वो पूरे गोल नहीं है, कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है, पार्शियली है, तो पीछे से ही ओपन है। समझ आई बात? यो मैम। मैम हाँ बोल। ओके, तो ये इसको मैं कौन सी शेप बोल सकती हूँ? मैम सी। बिल्कुल सी शेप्ड। कौन सा कार्टिलेज है ये? हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज, यस। ये बनता है तुम्हारा प्रॉपर नीट का एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, लिख लो इसको फटाफट। Done? यो मैम। बहुत बढ़िया। अच्छा अब ये देखो, पाइप जो है ये बाइफरकेट हो जाएगी। बाइफरकेट मतलब 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, इससे 2 पाइप बन जाएंगी अब। तो ये किस पॉइंट पर बाइफरकेट होती है तुमको पता है? कि जैसे जो चेस्ट रीजन है, ये चेस्ट रीजन के बीच में जा रही है ना, तो चेस्ट में जाके ना अब ये क्या करेंगे, ये जो पाइप्स है ये दोनों साइड ऑफ लंग चली जाएंगी। मतलब यहाँ पे ये रहा मेरा लेफ्ट लंग, लेफ्ट वाला लंग, इसके अंदर चली जाएंगी, और ये रहा राइट वाला लंग। तो जो लंग होता है वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी के पीछे क्या लगा हुआ है? हड्डियों का एक ढांचा होता है, क्या कहते हैं उसको? रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम। बेटा तेरी पीठ के पीछे रिब्स लगी हुई है, उठा चलता है तू? हम्म, बता। वर्टिब्रे, हाँ, वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम है वो कॉलम, पीछे। वर्टिब्रल कॉलम, राइट। तो क्वेश्चन आता है एक नीट में कि वो कौन सी वर्टिब्रा है जहां पर आकर जिस पॉइंट पर तुम फ्रंट से देखो, वर्टिब्रा तो पीछे ही है, उसको कुछ नहीं हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में ये स्टडी करने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये जो ट्रैकिया होता है ये बाइफरकेट कर जाती है। तो रिब्स के रिस्पेक्ट में वो पूछते हैं, तो कौन सी रिब्स होती है ये? कौन सी फिफ्थ थोरेसिक पोजीशन? वर्टिब्रा। कौन सी? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। thoracic vertebrae, इसको मिलते हैं T5। वैसे तो तुम्हें बोन वाले चैप्टर में मैं कराऊंगी सारे वर्टिब्रे, पर उसको यहाँ पे लिख सकते हो, तो कि ये बनता है तुम्हारा 4 मार्क का क्वेश्चन। और इसको ऐसे लिखते हैं T4 thoracic, और यहाँ से 5। जो फिफ्थ thoracic वर्टिब्रा होता है उस पॉइंट पर सेंटर में लंग्स की तरफ जो हमारा ट्रैकिया होता है वो 2 लंग्स में बाइफरकेट हो जाता है। गॉट इट? तो ये लिख लो, यो मैम। ट्रैकिया बाइफरकेट। बाइफरकेट जिसे नहीं पता मतलब 2 भाग में टूट गया। तो जिसे भाग नहीं पता वो जाओ, सब भाग जाओ यहाँ से। चलो आगे चलो। यो यो मैम। देखो जब ये टूटेगी ना पाइप, यहाँ पे देखना इसी पिक्चर में, ये पाइप का जो डायमीटर है ट्रैकिया का, और जो डायमीटर है इसका, इस वाली पाइप्स का, ये छोटा है। तो जैसे जैसे ट्रैकिया टूटती चली जाएगी ना, डायमीटर डिक्रीज होता चला जाएगा। समझते हो ना डायमीटर? इतने भोंदू तो नहीं हो। ये होता डायमीटर। इतना इतना तो पता है मुझे। मैं तेरे से पूछूंगी अगले टेस्ट में फिजिक्स में नंबर कितने हैं। रुक, तू क्या नाम है तेरा? मांचल। हाँ चल, कौन सी वाली? मांचल धीमान। आंचल धीमान। एक तो आंचल और आंचल धीमान ने बहुत कंफ्यूज किया है। तो देखो ये देखो छोटे छोटे होता जा रहा है डायमीटर में, तो इस चीज़ को याद रखना बेटा, डायमीटर में छोटा होता जा रहा है, ठीक है। नाम का कोई लेना देना नहीं है। चलो नाम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी वाली है उसको कह रही है ट्रैकिया, और इसी का नाम है विंड पाइप। फिर वो 2 में डिवाइड हो गई, 2 में डिवाइड हुई तो उसको किस नाम से बुलाते हैं हम?
Primary bronchus. प्राइमरी ब्रोंकस, यस ये रही, ये दोनों को हम बुलाएंगे प्राइमरी ब्रोंकस। स्पेलिंग हमेशा की तरह गलत है, हैंडराइटिंग की तरह। ब्रोंकस। प्राइमरी के बाद कौन सा वर्ड आएगा? सेकेंडरी। तो ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब देखो यहाँ पे ये भी तो कितने सारे न्यू पाइप्स में डिवाइड हो रही है ना, तो ये सारी की सारी क्या होगी हमारी? सेकेंडरी ब्रोंकस। और सेकेंडरी के बाद कौन सा आता है? Tertiary. अब ये देखो यहाँ से भी छोटी छोटी सी निकल रही है ये, तो यहाँ पे भी ये होगी टर्शरी ब्रोंकस। ओके, तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको टर्शरी ब्रोंकस। नो डाउट डायग्राम बहुत खराब हो गया, तो कोई बात नहीं, अपनी बुक में ढंग से बना लो। अच्छा, ब्रोंकस हो गया ना, ब्रोंकस के बाद वर्ड आता है हमारे पास ब्रोंकियोल। दिख रहा है तुमको ब्रोंकियोल? ब्रोंकियोल भी प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शरी ब्रोंकियोल होते हैं, पर यहाँ मेंशन नहीं है। तो याद रखना कि ये वाला कौन सा ब्रोंकियोल है, ये है हमारा टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो ये क्वेश्चन आ जाता है नीट में, टर्मिनल। टर्मिनल वर्ड लिख लो और इसको अंडरलाइन कर लो, 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल यहाँ पर आ गया। तो लास्ट में टर्मिनल ब्रोंकियोल को अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी? इधर बना रही हूँ साइड में, दिख रहा है? तो ये हमारा टर्मिनल ब्रोंकियोल, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है, फिर उससे आगे छोटे छोटे ऐसे निकलते हैं, जैसे फूल नहीं लगे होते, उसी की तरीके से इस तरीके के स्ट्रक्चर निकलते हैं, जो किस में डिवाइड होते हैं? बेसिकली गोलू में, छोटे छोटे सर्कल्स में। हाँ, तो अब इसको ध्यान से लेबल करना, ये हमारा टर्मिनल ब्रोंकियोल। लेबलिंग ध्यान से कर लेना, चश्मे चश्मे लगा लो। टर्मिनल ब्रोंकियोल ये है हमारी, ध्यान से देखना, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। और ये छोटे छोटे गोले क्या है हमारे? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, वेरी गुड, शाबाश। लेबलिंग पे क्वेश्चन आता है, मैं तुमसे पूछ लूं कि एयर एंटर हुई है थ्रू ट्रैकिया, अब उसका पैसेज बता दो, ट्रिल एल्वियोलाई, तो तुम बता सकते हो ना? बस याद रखना ब्रोंकस पहले आएगा, ब्रोंकियोल बाद में आएगा, बस सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है, इसके अलावा कंफ्यूज कोई होता नहीं है जनरली। लिख लिया? Done, ma'am. हाँ, बस इस डायग्राम में एक चीज क्लियर नहीं है, मिटा दूं इसे 2 मिनट के लिए? सबने बना लिया ना? ये देखो, ये कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ तक जाते हैं, ये यहाँ पे सही से नहीं बताते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सटेंड हो रहे हैं लेकिन बाकी जगह नहीं हो रहे। तो ये जो हाइलैंड कार्टिलेज तुमने देखा है, ये कहाँ तक जाता है? तो अगर कोई पूछ ले हाइलैंड कार्टिलेज कहाँ तक जाएगा, तो कहाँ लिखेंगे हम? कार्टिलेज ट्रैकिया पे होता है, Yeah, ma'am. उसके बाद क्या आएगा? क्या लिखूं? Primary bronchus. प्राइमरी ब्रोंकस पे भी होता है, उसके बाद क्या आता है? Secondary. सेकेंडरी ब्रोंकस। उस पे भी होता है, उसके बाद क्या आता है? Tertiary. टर्शरी ब्रोंकस। बेटा उस पे भी होता है, उसके बाद क्या आता है? हमने सीधा लिखा है टर्मिनल ब्रोंकाइल, राइट? Initial एक और, bronchioles आएगा इसके आगे. वैसे तो इसके आगे आएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी भी आता है, इनिशियल भी आता है, पर हम टर्मिनल ब्रोंकाई लिखेंगे, ब्रोंकियोल, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही मेंशन है ना, इसलिए। ठीक है, तो टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद ये नहीं आता, टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद क्या आता है वैसे? Alveolar duct. एल्वियोलर डक्ट, उसके बाद Alveoli. एल्वियोलर, वेरी गुड। तो ये लिख लो कि ये जो सफ़ेद सफ़ेद रंग में बनाए हैं, यहाँ पर डक्ट कार्टिलेजिनस रिंग नहीं है, रिंग एब्सेंट। लिख लो कहीं पे, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे रिंग प्रेजेंट, इसी के साथ 4 मार्क डन, जेब में, है ना? इसके बाद अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो लगा ही सकते हो यार, ऐसा तो नहीं है। चले आगे? मैम। अच्छा, ये लंग ऐसे नो बैठा है? मैम। ओके, गुस्सा क्यों कर रही है यार, प्यार से बोल ले।
कब तक लिखेंगे? डन मैम। ये जो लग है ऐसी हवा में उड़ रहा है, चारों तरफ से सपोर्ट है इसको किसी चीज का या नहीं? सपोर्ट है, सपोर्ट पे क्वेश्चन बन सकता है एक, मुझे ऐसा लगता है। तो लंग के नीचे जो उसका बेस है, जो उसको स्ट्रक्चर, जो उसको हेल्प कर रहा है अपनी जगह पे टिका रहे भाई, क्या कहते हैं हम उसको? मैम डायफ्रागम। डायफ्राम। डायफ्राम। डायफ्रागम नहीं है भैया, डायफ्राम। ठीक है, तुम्हारी इंग्लिश भी मेरी तरह ही खराब है, अच्छा लगा मुझे जान के, पर डायफ्राम है ये। ठीक है, डायफ्राम क्या होता है? ओ ये क्या पूछ लिया, क्या होता है? मसल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, बोन है? It's a muscular flap. मस्कुलर फ्लावर। मसल, इट इज अ मसल। यस, मस्कुलर फ्लैप, और इसको मसल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है, थोड़ा डिफिकल्ट सेंस में आ सकता है। और तुम इतना खुश होकर क्यों बोल रहे थे साहिल? सो डायफ्राम इज अ मसल। ठीक है, पहली चीज तो ये। तो नीचे से बेस की तरफ से मसल से सपोर्टेड है। अगर मैं पेरिफेरी बोलूँ, पेरिफेरी मतलब सेंटर से दूर, तो जो लंग्स होते हैं वो कॉर्नर्स में किसके थ्रू प्रोटेक्टेड है? कौन उनको हर कोने में बचा रहा है? एक पूरा का पूरा रिब केज, राइट, होता है ना रिब केज। ये मैम। पीछे की तरफ क्या है? बैकबोन। और एक यहाँ पर एक बोन होती है, यहाँ पर चेस्ट के सेंटर पे। ठीक है, दोनों निपल्स के बीच में अगर हाथ लगा के देखा जाए बॉडी के, तो ये सेंट्रल रीजन में एक बोन होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, राइट। तो चारों तरफ से लंग प्रोटेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ना, इसलिए बना ही इस तरीके से कि चारों तरफ से प्रोटेक्टिव हो। गॉट इट? Got it, ma'am. अच्छा, तो ये जो लंग्स होते हैं इनके पास भी अपनी एक प्रोटेक्शन होती है लिक्विड वाली, पता है किसी को? Pleuras and pleural fluid. यस, प्लूराज एंड प्लूरल फ्लूइड होता है। तो देखो ये लंग बना दो, अगर मैं छोटू सा ही बनाऊंगी, ज़्यादा काम नहीं होगा ये। कहाँ पेज पलट रहा है? लंग तो यहाँ बना रही हूँ मैं। अरे नहीं, अच्छा नहीं बना। तो चाहो ना तो अपने एनसीईआरटी में बना लो, कुछ चीज़ें तो वहीं पे लेबल हो जाएगी, तो क्यों अलग अलग से करनी है, राइट। तो जो लंग्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं लेयर से। तो कौन सी लेयर कहाँ बनाऊँ साहिल? सबसे आउटर साइड में आएगी पैराइटल प्लूरा। पैराइटल, पैराइटल वर्ड याद रखना, पैराइटल वर्ड तुम कहीं भी पढ़ते हो हमेशा ये ना ऑर्गन्स के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं वर्ड। तो जो बाहर वाली लेयर होती है ना उसके लिए हम हमेशा पैराइटल वर्ड यूज़ करते हैं, कहीं पे भी पढ़ोगे, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे ना तब भी आएगा एक बार। ठीक है, तो ये है पैराइटल, और अंदर वाली को क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा। जो भी लेयर, जो भी लेयर किसी ऑर्गन के बिल्कुल पास होते हैं उसको हम विसरली कहते हैं। तो ऑर्गन वर्ड को एक तरह से रिप्रेजेंट करती है, तो ये विसरल प्लूरा है। ठीक है, ये रेड वाली। उन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होगा? प्लूरल फ्लूइड। हाँ, प्लूरल फ्लूइड। नहीं तो ये दोनों लेयर एक दूसरे से कोलैप्स हो जाएगी। फंक्शन क्या है प्लूरल फ्लूइड का? ये दो लेयर बना के बीच में लिक्विड क्यों डाला? टू अवॉइड फ्रिक्शन एंड शॉक एब्जॉर्प्शन। शॉक एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? मानो यहाँ पर किसी ने मुक्का मार दिया, ठीक है, तो सीधा लंग पे जाकर लगता है, लेकिन ये लिक्विड की वजह से मुक्के का जो प्रेशर है ना पूरे ऐसे लिक्विड में फैल जाएगा, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी उसकी, तो इस वजह से लंग के पंचर होने के चांसेस कम है, राइट। तो ये पेराइटल है, समझ आई बात? प्लूरा मतलब लंग की लेयर की बात हो रही है। ये हमारी विसरल, और बीच में हमारा प्लूरल फ्लूइड। डन? डन मैम। बहुत बढ़िया। अब नो स्टेप्स ऑफ मैम। रीड। नो मैम। अरे डरा क्यों रही है भाई, कर ले। ये तो ऐसे बोलती है नो मैम, मैंने इससे कॉपी छीन ली हो, जैसे पेपर हो गया तुम्हारा कॉपी दे दो। बस ऐसा होता है टीचर कॉपी वॉपी छीन ली। डन मैम। डन मैम। पेपर। अच्छा, चलो, ओके। अब मैं स्टेप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया मुझे, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन बताती हूँ।
मुझे ना भूख लगी है, लेकिन कुछ बहुत ही बुरे लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया, माँगने पे भी, और खुद ऐसे पसरे हुए हैं। बस ये दिक्कत है मेरे साथ इस टाइम। पर चलो, भलाई का ज़माना नहीं है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहला स्टेप क्या था रेस्पिरेशन का? मैंने बताया था, एनसीईआरटी की लाइन है ये। मैम ब्रीदिंग। ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? इनटेक ऑफ फ्रेश एयर। सांस लेना। हाँ, ये तेरे को साहिल बहुत हंसी आती है। क्वेश्चन ही ऐसा पूछा मैंने, ब्रीथिंग क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस विद एनवायरनमेंट। इनहेल करना भी और एक्सपायर करना भी, राइट? सांस अंदर भी लेना, छोड़ना, पूरा करना है ना। सांस लेके से रोक मत लेना, राइट? उसको छोड़ना भी है। तो पहला स्टेप है ब्रीदिंग, उसके बाद है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ध्यान से सुनना, अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये, और हंसी आ जाएगी तुम्हें ये क्या बोल रही है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर हमारे पास आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको लग रहा है ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं होते तो मैं लिखवाती नहीं, यकीन मानो, मुझे तुमसे ज़्यादा आलस है। ये 4 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग का मतलब है एयर अंदर आ गई, ठीक है, ऑक्सीजन से रिच। उसके बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब पता है कहाँ है? ये लंग्स साइड पे होती है, लंग साइड। लंग्स पे क्या होता है? लंग्स में बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है, ये डिटेल में बताऊंगी, डोंट वरी, कि लंग्स की जो एल्विलाई और एल्वियोलर डक्ट दोनों में होती है रेस्पिरेशन, सबसे पहली चीज़ जिसको पता नहीं था। ठीक है, तो एल्विलाई के अंदर जो एयर आई है बाहर से, इसके अंदर ऑक्सीजन है, वो चली जाएगी बाहर, किस में जाएगी? ब्लड वेसल्स में। तो एल्विलाई ब्लड वेसल से भरी पड़ी होती है, मतलब कनेक्टेड होती है बहुत पास, तो सारी की सारी ऑक्सीजन इनमें चली जाती है, राइट? और ब्लड वेसल से क्या आता है? ब्लड वेसल से आता है बहुत प्यार से कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई के अंदर। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ है लंग के लेवल पे, इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन लंग्स के पास होता है, तो लंग्स जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है ना, एक तरीके से एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर जो एयर आ रही है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो इसलिए इस रेस्पिरेशन को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको नाक से हवा लेना और छोड़ने पे कंफ्यूज मत करना, लंग की साइड पे जो रेस्पिरेशन है उसको कहते हैं। समझ आई? ये मैम। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होगी? टिश्यू साइड। अरे इस खून को कोई शौक थोड़ी था ऑक्सीजन लेने का, ये ब्लड गया टिश्यूज के पास, कैपिलरी में चेंज हुआ और टिश्यूज को इसने क्या दे दिया? ऑक्सीजन। अब ये वाला प्रोसेस मैंने तुमको किस में कराया? बहुत पिटोगे, जल्दी बता दो। सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम में, राइट? सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने तुम्हें बताया है ऑक्सीजन जाएगी यहाँ पे और टिश्यू से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगी। किस फॉर्म में लेगी वो करेंगे, ठीक है? ये लेगी कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है? तो ये इंटरनल लेवल पे हुआ ना, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? कि जो सेल के अंदर फूड टूटा, फूड जो है वो टूटा, उससे क्या बनी? फूड टूटने से क्या बनता है? एनर्जी। ये टर्म, ये सारी टर्म प्लांट रेस्पिरेशन में काम आएगी, इसलिए बार बार बनाती हूँ। तो इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन की मदद से ये काम हो गया, राइट? ऑक्सीजन की मदद से काम हो गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये भी तो रिलीज करता है ना एज ए बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे तो जनरेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो ये है सेलुलर रेस्पिरेशन। गॉट इट? इस पूरे गॉट इट मैम। इस पूरे चैप्टर में घूम फिर के ये यही बातें करता रहता है। लिख लिया ये? ये मैम। यस अच्छा, आओ फिर फटाफट एनसीईआरटी को निपटाएं यार, सर का टाइम होने वाला है। बहुत बढ़िया, अभी मैं मैम बंदी 1 रखती मिनट प्रीवियस स्लाइड। हूँ, एक सेकंड। ये वाली? यस मैम। अरे साहिल, तुम्हारी फोटो बिस्लेरी की बोतल पे भी छपती है? साहिल, तुमने बताया यस नहीं, मैम। तुमने बताया नहीं तुम फेमस हो, तुम्हारी फोटो छपी है बिस्लेरी पे। देखो, तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो भाई, बहुत नाइस।
Thanks, ma'am. बच्चे ने नहा के फोटो खिंचवाई थी। चलो आओ भाई, अब तो ये वाला पार्ट तो अब कर लिया है, ये तो फटाफट देखना है अब। लैरिंक्स क्या होता है? कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। ठीक है, जो लैरिंग कार्टिलेजिनस बॉक्स है, मैंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है, तो वो पूछ सकते हैं, फिर मत बोलना आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया था। ठीक है, हेल्प क्या करता है ये? ऑब्वियसली ये हेल्प करता है आपकी साउंड प्रोडक्शन में। ठीक है, इसलिए साउंड बॉक्स कहते हैं। ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, उसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये रहा तुम्हारा 4 मार्क का क्वेश्चन। सोच रही थी मैं, कुछ भूल गई हूँ बताना। ये रहा 4 मार्क का क्वेश्चन। वो तुमसे पूछेंगे कि जो एपिग्लॉटिस है वो किससे बना है, तो वो थिन होता है, इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है। ठीक है, अब उसके बाद ब्रश बॉर्डर। ओके ओके साहिल, अब देखो ये कार्टिलेज क्या करता है यार, देखो ना वॉइस बॉक्स है ना, तो खाने के टाइम पे अगर बोलोगे तो हवा अंदर चली जाएगी, उसके साथ खाना भी जा सकता है, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इसोफेगस और वॉइस बॉक्स बहुत पास पास है, इसलिए एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है जब आप खाना खाते हो, इसलिए कहते हैं खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, पर खैर तुम सुनते नहीं हो। चलो, ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। मिड थोरेसिक कैविटी तक ये ट्रैकिया एक्सटेंड होता है, विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू द लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये रहा 4 मार्क का क्वेश्चन। तो इस एक ही स्लाइड से तुम्हें 2 4 मार्क के क्वेश्चन मिल गए। अंडरलाइन किया? यस मैम। आगे आओ फिर। Each bronchi undergo repeated divisions to form secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in a very thin terminal bronchiole. So terminal क्या है? bronchiole मेंशन करा ना टर्म, इसलिए मैंने terminal bronchiole ही तुम्हें बताया, और कोई स्टेप नहीं बताया। The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchiole are supported by incomplete cartilaginous ring. ठीक है, ये देखो यहाँ पर है गड़बड़, जिसकी वजह से शायद किसी ने मुझे बीच में टोका भी था, ये यहाँ गलत होगा कि ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल तक ये सपोर्टेड होती है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से, लेकिन उसने टर्मिनल ब्रोंकियोल को नहीं बोला है, तो कहाँ है वो? ये देखो। तो अब यहाँ पे तुम अब डाल सकते हो इनिशियल ब्रोंकियोल, ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। तो याद रखना टर्मिनल ब्रोंकियोल पे नहीं है, तो इसको हम मिसरीड कर सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि वो लिखा कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ लिख लो इनिशियल ब्रोंकियोल। अभी समझ में आएगा, राइट? और इसको एक्सटेंड कर लो कि इसके पास भी रिंग होता है। ठीक है, तो इनिशियल ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल 2 अलग वर्ड है। व्हाट इट? यो मैम। तो खतरनाक तरीके से लिखा है ना ये, वैसे आराम से गलत पढ़ा जा सकता है ये, शर्म भी नहीं आती इन्हें, पाप लगेगा बच्चों का। चल आगे चलते। Each terminal bronchiole give rise to a number of very thin, irregularly walled and vascular bag structure called alveoli. बेटा alveoli का जो ऑनर दिया गया है ना, उसको साइड में लिख लो, इस ऑनर से क्वेश्चन बनते हैं। alveoli कैसा है? irregular है, शेप पहली तो irregular है, दूसरी कार्टिलेजिनस है, ये ओ सॉरी क्या लिखा है, थिन है, ये थिन है, तो ये तुम्हें मैं अभी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में बताऊंगी भी कैसे ये थिन हुआ। ठीक है, और ये वेस्कुलर है। वेस्कुलर का मतलब है बहुत बढ़िया से ब्लड सप्लाई है इसके आसपास, एकदम से पकड़ के रखा हुआ है ब्लड सप्लाई ने। व्हाट इट? नीचे स्टार्टिंग में हाँ हाँ साहिल ऐसे ही है। ओके, उसके बाद द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग। लंग इन्हीं से बना है, राइट? ट्रैकिया तो नहीं एंटर हुआ ना लंग के अंदर, लंग के अंदर ब्रोंकस से एंटर हुआ है, ये बात याद रखना। वी हैव 2 lungs विच आर कवर्ड विद अ डबल लेयर प्लूरा, डबल लेयर से कवर है, विद ए प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, उनके बीच में प्लूरल फ्लूइड है, और उसका फंक्शन यहाँ लिखा है, तो फंक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं हम। तो आउटर प्लूरा इज इन ए क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक कैविटी, ऑब्वियसली ना थोरेसिक कैविटी के पास है वो आउटर प्लूरा, लंग्स रीजन तुम्हारे रिब्स के पास है, राइट? वाई इनर प्लूरा मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस। ये वैसे कॉमन सेंस है, पर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं समझ में आया तो लिख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगी तुम्हें। आगे बताऊं? Yes, ma'am. देखो अभी एक बहुत अच्छी बात बता रहा है, कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का मतलब है जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा हमारी बॉडी से, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा हमारी बॉडी से, मतलब ऑक्सीजन, बहुत बहुत सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जा रही है,
बॉडी में ब्लड के अंदर नहीं जा रही है, टिश्यू के अंदर नहीं जा रही है, ठीक है। और नहीं कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से हमारी इन ट्रैक्स के अंदर आ रही है, राइट। तो कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट स्टार्ट्स विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक के रीजन को हम कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। तो वो तुमसे पूछ सकते हैं कहाँ तक कंडक्टिंग पार्ट है। तो एक क्वेश्चन 4 मार्क का ये बना। दूसरा क्वेश्चन बनेगा एल्व्यूलाई एंड देयर डक्ट्स, यानी कि एल्वियोलर डक्ट। तो यहाँ पे लिख लो क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं करा। एल्वियोलर डक्ट, alveoli and alveolar duct form the respiratory and exchange part of the respiratory system। क्योंकि गैसियस एक्सचेंज मैंने तो पीछे भी बताया कि एल्व्यूलाई में होता है और एल्वियोलर डक्ट में होता है, ये बोला था ना। यो मैम। इन्होंने बहुत ही चालाकी से तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करी है, लेकिन तुम होना मत। इसलिए एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, ओके। चलो बाकी का मैं फिर कराऊंगी। सर इज हियर, लिख लिया मैम सबने? प्रीवियस स्लाइड दिखाना। हाँ, ये वाली। ना मैम एनसीईआरटी वाली अच्छा, तो उसके भी स्क्रीनशॉट ले रही है, हैं? नहीं, लास्ट पॉइंट रहेगा था अंडरलाइन करने को। डन मैम।